नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ 1 घंटे बढ़िया से पढ़ाई करने के लिए? यदि तैयार है तो वीडियो कंटिन्यू कीजिए, तैयार नहीं है तो जब तैयार हो जाए तब देखिए। ठीक है भैया, सिर्फ काम की बात करेंगे। 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है 50 मिनट या 55 मिनट या 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है, तो टाइम यहाँ पे हम नहीं देखते। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। मैंने कहा था कि 2024 में एक तो हमारी ई बुक आएगी और दूसरा हमारा एक 30 सीरीज आएगा। इन दोनों के अलावा शायद और कोई जो है ना चीज़ आए, और इन्हीं के बदौलत जो है मैं आपको एसएससी के एग्ज़ाम में बढ़िया से बेहतर करा के दूंगा, जिसमें 4 एग्ज़ाम हो गए और सिर्फ ई बुक के बदौलत बढ़िया से बेहतर करा के दिया है। आगे आशा है कि उससे भी बेस्ट होगी, क्योंकि ये 30 सेट तो मैं अपडेट रखने के लिए आपको चलाया था, बाद बाकी ई बुक अपने आप में सफिशिएंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। सर जी, क्लास नंबर 22 है। इससे पहले हमने 21 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। तो टुडे एग्जाम का कोई सा भी आपको कंटेंट चाहिए, ई बुक, बिहार एसएससी, आरपीएफ, एनटीपीसी, उत्तर प्रदेश पुलिस इत्यादि, तो ये मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू प्राप्त करना है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपको लिंक क्लिक करते हुए व्हाट्सएप पे जाके है ना मैसेज करके प्राप्त करना है। चलिए शुरू करते हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, पता नहीं कौन सी बात कब कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर सीधा नजर आए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि एसएससी ने काफ़ी मतलब कम दिनों से, यानी सिर्फ 2024 और 23 के लास्ट में कुछ एक क्वेश्चन जोड़ने लगे हैं। इन क्वेश्चन को मैं रखा हूँ, आपको पहले समझाता हूँ कि क्या पूछता है ये। क्या होता है कि कोई भी आदमी है ना, कोई भी आदमी किसी अहम चीज़ का खोज करा और खोज करके उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया, या फिर खोज करके बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, है ना, तो उनको बहुत लंबा चौड़ा लैंग्वेज में आपसे पूछेगा कि अमुक आदमी फलां चीज़ की खोज 1900 इतने में किए थे, है ना, फिर इन्होंने ये किया था, वो कौन है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे जो पास्ट में पूछा गया है। इसके आधार पे ये पहला क्वेश्चन हमारा, किस वैज्ञानिक को 2013 में गॉड पार्टिकल्स खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। देखिए, गॉड पार्टिकल्स के खोज किन्होंने किए थे? पीटर हिग्स। और पीटर हिग्स क्यों एग्जाम में आपका आएगा, तो पीटर हिग्स अभी 2024 के अंदर इनका निधन हो गया है। अब ये हमारे बीच दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो निधन हो जाने के बाद जो अच्छा कृत्य करके जाता है या फिर कुछ नाम करके जाता है, वो जनरल कंपटीशन एग्जाम में आने के लिए रेडी हो जाती है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। गॉड पार्टिकल्स की खोज किन्होंने किया था, तो पीटर हिग्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 2013 में दिया गया था। गॉड पार्टिकल्स को ही आप हिग्स बोसोन भी कहते हैं, हिग्स बोसोन भी कहते हैं। तो हिग्स तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पीटर हिग्स के नाम से लिया गया है, और ये जो बोसोन शब्द है ये सत्येंद्र नाथ बोस के सम्मान में रखे गए हैं इस शब्द को। तो कल हो के एग्जामिनर पूछे कि गॉड पार्टिकल्स को भाई हिग्स बोसोन भी कहा जाता है, तो बोसोन किस भारतीय वैज्ञानिक को रिलेट करता है? तो आप कहोगे सत्येंद्र नाथ बोस को रिलेट करता है। अब देखिए, जो ये पीटर हिग्स भाई साहब हैं, इन्होंने क्या कुछ किए इनके लिए। सबसे पहले 1964-65 में इन्होंने तर्क दिया कि भाई परमाणु से भी छोटे चीज़ हैं इस प्रकार की, लेकिन उस समय तक ये सत्यापित नहीं कर पाए। सत्यापित इनका कब हुआ? 2012 में इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो मैं कह रहा हूँ ये सत्य है। ठीक है भाई। तो इसी कारण अगले वर्ष 2013 के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। इनके अलावा 2024 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है भाई। तो ये पीटर हिग्स साहब की कहानी है। बात करें इनकी नागरिकता की, तो ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। और इन हिग्स बोसोन में बोस किसके नाम पे है, तो बता ही दिए, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे, और हिग्स पीटर हिग्स के नाम पे। गॉड पार्टिकल्स के खोज से संबंधित सभी जानकारी आपको रखना है, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अलावा रोनाल्ड रास का नाम आपने सुना होगा। रोनाल्ड रास जो है मलेरिया से संबंधित कार्य किए थे। तो मलेरिया से संबंधित कौन सा काम किए थे, तो आपको सभी को पता है कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, और ये प्लाज्मोडियम की जो वृद्धि का चरण होता है कि आज ऐसा हुआ, कल कैसा हुआ, अगले दिन क्या करता, मतलब इसके इफेक्ट पे जो है ना शोध किए और एक निष्कर्ष तक पहुंचे थे। कौन? रोनाल्ड रास। तो इन्हीं
इन्हीं के लिए जो है रोनाल्ड रास को 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, रोनाल्ड रास को जन्म जो है ये ब्रिटिश भारत के उत्तराखंड में हुआ था उस समय। इनके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार और केमिस्ट्री के और फिजिक्स के क्षेत्र में, ये तीनों जरूर याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स में भी रख लीजिएगा क्योंकि पहला नोबेल पुरस्कार से भी क्वेश्चन पास्ट में पूछे हैं आपके एसएससी ने, ठीक है भाई। तो चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में, है ना, 1901 ईस्वी में एमिल वान बेहरिंग को दिया गया था और ये आपका नागरिकता रखते थे जर्मनी के सर। इनके अलावा 1901 ईस्वी में केमिस्ट्री के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जैकोबस हेनरिकस बॉफहॉर्ट को दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको जो है रासायनिक गतिकी के लिए प्राप्त किया गया था, तो ये ध्यान रख लेंगे। एक यहाँ पे है कि धातु के प्लेटों के बीच वोल्टेज आरोपित करने पर निम्न दाब युक्त गैस से भरी कांच की नली से विकिरण उत्सर्जित होती है, इसकी खोज कौन किए थे? तो फिलिप लियोनार्ड ने किए थे और ये पॉइंट आपके 2019 में भी आए हैं, साथ ही साथ 2023 सीपीओ के एग्जाम में भी रिपीट हुई है ना। कैसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया है, इसमें से क्या करता है कि इतना आपको लिख देगा और ये आपका आंसर में देगा कि भाई धातु के प्लेटों के बीच वोल्टेज आरोपित कर निम्न दाब युक्त नली में जो कांच के बने होते हैं उससे विकिरण का उत्सर्जन को किसने दिखाया था? तो फिलिप लियोनार्ड ने दिखाया था। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा है। चलिए, इनके अलावा जेम्स चैडविक का नाम आपने सुना होगा। जेम्स चैडविक साहब जो है आपका जो मौलिक कण है न्यूट्रॉन, इनकी खोज करी थी। न्यूट्रॉन पे कैसे आवेश होता है भाई? तो न्यूट्रॉन पे जो है कोई भी आवेश नहीं होता है, इनका ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे आपका आवेश होता है भैया निगेटिव। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है। इनके अलावा इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव। इनके अलावा न्यूट्रॉन पे कोई भी जो है आवेश नहीं होता है। एक बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहा है, दो बच्चे वैसे कमेंट कर रहे हैं। जो पहला बच्चा है वीरेंद्र कुमार नाम है इनका, ये बच्चे कमेंट कर रहे हैं भाई साहब कि पहले पता होता आपकी पीडीएफ के बारे में तो इतनी महंगी बुक न लेता सर जी, है ना। अरे भाई, यही तो मैं सिखा रहा हूँ कि क्यों 2000 रुपया कहीं दे रहे हो, क्यों, किस लिए भाई? सब चीज़ फ्री में अवेलेबल है, आप फ्री में पढ़ सकते हो। मैं भी फ्री में ही पहले पढ़ाता था, लेकिन आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए आपका कंटेंट का जब से चार्ज लगाने लगा तब से सक्सेस की जो रेशियो है वो काफ़ी बढ़ गई और साथ ही साथ क्रेडिट भी मिलने लगी, है ना। और मैंने पीडीएफ की चार्ज इतना ही रखा है जितना आराम से कोई एक बच्चे अगर चाहे कि मैं, है ना, एक दिन अगर मैं मज़ा न करूं तो आराम से खरीद सकते हैं। कोई महंगी चार्ज नहीं है और लेके सपना साकार कर सकते हैं। और ये जैसा कंटेंट है कि आप आज लिए और एग्जाम में पुराने नहीं हो जाएंगे, ठीक है। ये हाँ, समय के साथ कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के कम महत्व के हो जाएंगे, लेकिन सब चीज़ काम के ही रहेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए चलते हैं आगे, है ना। तो यहाँ पे जेम्स चैडविक की बात हो गई। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज करा था। न्यूट्रॉन में 9 आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है। एक क्वेश्चन पूछता है आपके कि परमाणु के जो आपका नाभिक होता है वहाँ पे क्या क्या चीज़ अवस्थित रहते हैं? तो जो परमाणु के नाभिक होते हैं ना सर, वहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है ये चक्कर लगाते रहते हैं कक्षा में, ठीक है भाई। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग को आप द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और जो आपका परमाणु संख्या होता है ना, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या को कहते हैं। अगर किसी चीज में 5 प्रोटॉन तो उसका परमाणु संख्या भी 5 होगा। चलते हैं आगे। इनके अलावा एनरिको फर्मी ने भारी नाभिक जो न्यूक्लियस होता है उस पर बमबारी करके इसे तोड़ने का इसका जो प्रोसेस बताया या फिर इस पे काम किया, है ना। तो और साथ ही साथ कृत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थ को सृजन करने के लिए ये दोनों काम कौन किए थे? एनरिको फर्मी ने। ये 1938 में नोबेल पाए थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, कल होके ये भी छप सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। इनके अलावा मलेरिया रोग पे अभी आपने देखा कि रोनाल्ड रास ने प्रोटोजोआ के चरण यानी जो प्लाज्मोडियम था उनके चरण पे अध्ययन किए थे। अब ये मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होती है, साथ ही साथ जो स्लीपिंग सिकनेस होती है ना, जो सोने की बीमारी होती है, इन सब के बारे में जो है ना शोध करने के लिए या फिर और भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए 1907 ईस्वी में चार्ल्स लुई अल्फोंस
लेब्रॉन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब रह गया फिजिक्स के अंदर पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो विलियम रोएंटजन को दिया गया था, जिन्होंने एक्स रे की खोज किए थे, एक्स किरण की खोज करे थे। इनके अलावा जो इकोनॉमिक्स है ये तो बाद में स्टार्ट हुआ है ना, तो इनमें किनको मिला था पहले, तो रेगनर फिश को मिला था, है ना, रेगनर फिश को मिला था, रेगनर फिश इस प्रकार से इनका नाम है। ठीक है भैया, तो चलते हैं हम आगे। आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा, लगे तो भैया लाइक कर दियो और क्या। इनके अलावा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा के सम्मान में सिक्किम के लोग कौन सा नृत्य करता है। यहाँ दिल थाम के सुनना, कंफ्यूजन है, और जो बड़े बड़े 30 मार खान हैं वो अपनी नंबर कटवा के आ जाते हैं एग्जाम के अंदर हॉल से निकलते हुए। अरे आराम से बड़ा इजी पूछा था यार, हैं घर आए तो हो गया है ना। तो इसके लिए भैया ध्यान से सुनना। तो सिक्किम के लोग जो है कंचनजंगा के सम्मान में चुफाट नृत्य करते हैं, चुफाट नृत्य इस प्रकार से इसे लिखते हैं, है ना, चुफाट नृत्य करते हैं कंचनजंगा के सम्मान में। अब ये कंचनजंगा कौन आदमी है भाई, ये आदमी नहीं है सर, ये जो है इंडिया की सबसे हाईएस्ट वाला पिक है, जो कहाँ पे है, सिक्किम के अंदर स्थित है। कंचनजंगा की हाइट कितनी बताए थे हमने, कंचनजंगा की हाइट आपका मैंने बता रखा है भैया 85-86 मीटर, 8,586 मीटर। सही में गणित कमजोर हो गया है मेरा, है ना, ये था। और ये दुनिया की तीसरी सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है आफ्टर माउंट एवरेस्ट एंड गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है भैया, तो इनके सम्मान में चुफाट नृत्य करी जाती है। बेसिकली लेचपा समुदाय के लोग ही इसमें भाग लेते हैं, लेकिन सिक्किम के अन्य लोग भी भाग लेते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे जातिगत बात नहीं करेंगे। इनके अलावा जो कंचनजंगा है, सिक्किम में लोगों का मानना है कि कंचनजंगा एज अभिभावक है मेरा, इसीलिए चुफाट नृत्य करी जाती है। और यह नृत्य हर साल चंद्र कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन करी जाती है। जब भी आपके सिक्किम से लद्दाख से क्वेश्चन पूछेगा और नृत्य त्योहार वाला, तो उसमें कैलेंडर शब्द का जब भी यूज होगा तो लूनर कैलेंडर के अनुसार आपसे एग्जामिनर आंसर डिमांड करता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कम डिमांड करता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे चंद्र कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन इस प्रकार की नृत्य करी जाती है। अब देखिए सिक्किम में लेचपा जनजाति और भूटिया जनजाति, इनका नाम आपने काफी सुना होगा। बाइचुंग भूटिया ने भूटिया जनजाति के नाम को काफी बड़ा कर दिया है, क्योंकि महान जो है आपका खिलाड़ी है बाइचुंग भूटिया। ठीक है, तो ये जो आपका लेचपा जनजाति है, यहाँ मैं भूटिया को स्किप करता हूँ। एक देखिए एक भोटिया जनजाति भी होता है, भोटिया जनजाति भोटिया नृत्य भी होता है, जो उत्तराखंड की है। ठीक है, जहाँ पे से लंगवीर नृत्य पूछा था पहले दिन आपके CHSL के एग्जाम में, और इत्तेफाक से सबसे पहले नृत्य में उत्तराखंड ही है अपने टॉपिक बैच में, और पहला नृत्य या तीसरा लंगवीर ही था। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये जो आपका लेचपा जनजाति का नृत्य है, जोमल लोक है, टेडंग लोरम फाट है, किंचुम चुबोमसा इस प्रकार का है। आपको जैसे याद हो याद करना है गुरुजी, है ना। एक आपने मीडे मीफम इस प्रकार के मीडे मीफेम सुने होंगे, जो असम का है ना। तो उसे मैं कैसे याद रखूं, तो जैसे अंग्रेजी में लिखा है हम ऐसे पढ़ लेते हैं, है ना। इसके अलावा न्योगड़ी न्योट नृत्य जो खेती से संबंधित है, गुटर चाम नृत्य यह बुराई पर अच्छाई के बीच के संघर्ष को दर्शाता है, यह भी नृत्य सिक्किम के अंदर ही होता है। इनके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अब लोसांग और लोसार के अंदर, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं तो कुछ करके भी कुछ न किए ऐसे हालत हो जाती है। देखिए लोसांग जो है इसे नामसुंग भी कहा जाता है। नामसुंग त्योहार इनको कहते हैं भैया लेचपा जनजाति के लोग, लेचपा जनजाति के लोग कहते हैं। बाद बाकी भूटिया समुदाय के लोग जो हैं इन्हें लोसांग के नाम से मनाते हैं। तो आप क्या समझे भाई, लोसांग ही नामसुंग है, बस जनजाति जो है अलग अलग नाम से उच्चारण करते हैं या फिर मनाते हैं। जो आपका लोसांग है ये क्या होता है सर, ये सिक्किमी नववर्ष होता है। सिक्किम का अपना नववर्ष है, न्यू ईयर है। जैसे तमिलनाडु का अपना न्यू ईयर कौन सा है, पोतांदू है। कौन सा है भाई, पोटांदू है। केरल का अपना नववर्ष कौन सा है सर, बीसू है। महाराष्ट्र का अपना नववर्ष कौन सा है सर, गुड़ी पाड़वा है, गुड़ी पाड़वा है। इसी प्रकार से अगर आप और भी जाएंगे नववर्ष में तो भाई जो उगादी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का। बिहार में शीतल के नाम से नववर्ष मनाते हैं, शीतल के नाम से। तो ये जो नववर्ष है इसी प्रकार से सिक्किम का अपना नववर्ष है, जिसका नाम है भैया लोसांग। इसीलिए
लिए सिक्किम में यह सबसे फेमस त्यौहार हो जाता है। ठीक है, इस अवसर पे अब ये सबसे पहले कब मनाया जाता है, तो अगर ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार बात करेंगे, ग्रिगोरियन कैलेंडर जिन बच्चे को समझ में नहीं आते हो, आप अपने घर में जो कैलेंडर आजकल देख रहे हो वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के उदाहरण है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है भाई, तो अगर लोसांग त्यौहार ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार पूछता है तो दिसंबर माह में, और वहीं पे तिब्बती लूनर कैलेंडर के अनुसार पूछता है तो 10वें महीने के 18वें दिन। लूनर मतलब चंद्रमा से संबंधित होता है, इसे हिंदी में आप चंद्र कैलेंडर कह सकते हैं। तो चंद्र कैलेंडर के अनुसार जो है 10वें महीने के 18वें दिन, ग्रिगोरियन के अनुसार दिसंबर महीना में मनाया जाता है लोसांग त्यौहार, जो सिक्किम का नववर्ष है। इनका एक अलग नाम नामसूंग भी है। ठीक है, इस अवसर पे कौन सा नृत्य किया जाता है, तो छम नृत्य किया जाता है बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। कहाँ पर ही, सिक्किम के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लोसांग और लोसार के अंदर अंतर विभेद करेंगे ताकि आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत ना करो। ठीक है भाई, अब देखिए जो ये लोसांग है ये क्या है, ये फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, ये स्टार्टिंग का प्रतीक है कोई भी कॉप्स का, है ना। और जो आपका लोसर त्यौहार है, लोसर त्यौहार के बारे में पहले अलग से बात कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए लोसर त्यौहार जो है सबसे पहले आप अरुणाचल प्रदेश में मनाते हो। यहाँ से भी एग्जामिनर अंदर झांक के क्वेश्चन पूछता है कि अरुणाचल प्रदेश में किस जनजाति के द्वारा लोसर त्यौहार मनाया जाता है, तो आप कहते हो मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है और यह त्यौहार जो है लद्दाख में भी मनाया जाता है। इसके अलावा यह त्यौहार सिक्किम के अंदर भी मनाया जाता है। सर आप सही सुन रहे हैं सर, लेकिन शर्त क्या है कि खाली लोसर न लिखा रहेगा, इसके जगह पे ग्लाइपोलोसर हो सकता है। ग्लाइपोलोसर नामक त्यौहार जो है सिक्किम में मनाया जाता है। बेसिकली जो ये ग्लाइपोलोसर त्यौहार है ये नेपाल के लोग और भूटान के लोग मनाते हैं। कहाँ के लोग मनाते हैं सर, नेपाल और भूटान के लोग मनाते हैं। चूँकि सिक्किम में भी नेपाली कल्चर को मानने वाले काफ़ी लोग निवास करते हैं तो उनके बीच ये ग्लाइपोलोसर प्रचलित है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आना चाहिए, है ना। इसके अलावा हमने बात करा सर कि जो आपका लोसांग है ये सिक्किम का अपना नववर्ष है जो फसल के स्टार्टिंग का प्रतीक है। वहीं पर लोसर अगर सिक्किम में बात करें जो ग्लाइपोलोसर होता है वो मौसम के एंडिंग का प्रतीक है, यानी फसल कटाई का प्रतीक है। कहाँ लिखा है भाई, नहीं लिखा है तो लिख देंगे। फसल के कटाई का प्रतीक है आपका लोसर सिक्किम में, और लोसांग फसल की शुरुआती का प्रतीक है। समझ में आया कि नहीं आया। सिक्किम का अपना नववर्ष लोसांग और तिब्बती नववर्ष क्या होता है, लोसर होता है। ठीक है भैया, चलते हैं आगे। इनके अलावा एक सिक्किम में सोनम लोसर भी होता है जो तमांग समुदाय के लोग मनाते हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। वो ग्लाइपो लोसर बताया ओवरऑल, एक वो सोनम लोसर भी होता है जो तमांग समुदाय के लोग सिक्किम के अंदर मनाते हैं। चलते हैं आगे। सिक्किम में या फिर असम में, सिक्किम या असम लिखा है हाइफेन डाल के, निवास करने वाली नेपाली कल्चर को मानने वाले, जरूरी नहीं है कि नेपाल ही ओरिजिन हो, कल्चर अगर नेपाली फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे एक नृत्य होता है जिसका नाम है मारूनी नृत्य। इस मारूनी नृत्य में 3 मेल और 3 फीमेल, याद आया, 3 पुरुष और 3 महिला एक काम को 18 दिन में करते हैं, वैसे ही आपका, ठीक है भैया, 3 पुरुष और 3 महिला जो है मारूनी नृत्य में एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। और ये नृत्य जो है दिवाली के आसपास किया जाता है। और ये क्वेश्चन एसएससी आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से किसे लाइट का त्यौहार या रोशनी का पर्व कहा जाता है, तो दिवाली को। ये तो बड़े कॉमन फ्री का नंबर दे जाते हैं, ठीक है भैया। तो ध्यान रखेंगे दिवाली के समय महिला और पुरुष के द्वारा सम्मिलित रूप से सिक्किम या फिर असम के अंदर या फिर कहें नेपाल के अंदर मारूनी नृत्य करी जाती है ना। नेपाल के अंदर एक त्यौहार काफ़ी प्रचलित है जो 2022 के एसएससी जीडी में पूछा गया था, दशैन त्यौहार। दशैन त्यौहार के अवसर पर भी मारूनी नृत्य करी जाती है, दशैन त्यौहार के अवसर पे, ठीक है। जैसे अपने यहाँ दुर्गा पूजा के अवसर पे कौन कौन सा नृत्य होता है आपका, तो एक तो डांडिया भी होता है, गरबा भी होता है गुजरात के अंदर,
अंदर, इनके अलावा बिहार के अंदर आपका झिझिया होता है, दुर्गा पूजा के अंदर झिझिया होता है, ये सब ध्यान रख लेंगे, काम आवेगी। इसके अलावा आते हैं कुछ राज्य के नृत्य देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिक्किम और मणिपुर का रखा है, सिक्किम का तो पूरे जो है समाप्ति कर देंगे, है ना। देखिए मणिपुर में पहले आ जाते हैं तो थांगटा, थांगटा मणिपुर का मार्शल आर्ट है, थांगटा आपका जो है मणिपुर का मार्शल आर्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। इनके अलावा लाई हरोबा काफ़ी पॉपुलर है मणिपुर में, पुंगचोलम, राखल, ये नट जो है ना मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, नट, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। बाद बाकी जोगई और चोलम भी याद रख लेंगे, यहाँ पे नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, जोगई और चोलाम, ये भी आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो है उनसे संबंधित विद्या है। इनके अलावा ये नूपा डांस, ये नूपा डांस मणिपुर में काफ़ी पूछा जाता है। रासलीला, रासलीला जो है, रासलीला एक से अधिक स्टेट में है लेकिन मणिपुर में भी होता है। इसके अलावा सिक्किम की अभी हमने अच्छे से समझ लिया है सब चीज़ को, फिर भी कुछ छूट गया है तो इनको यहाँ पे देख लेते हैं। सिक्किम के अंदर, अच्छा एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि सिक्किम के अंदर जो ग्लाइपो लोसार त्यौहार होगा, है ना, ग्यालपो लोसार त्यौहार जो होगा ये बेसिकली मठ के अंदर होता है। मठ किस धर्म से संबंधित हो जाएगा भैया, तो ये बौद्ध धर्म से, जैसे फडोंग मठ हो गया, रूमटेक मठ हो गया, ये सब सिक्किम के अंदर है ना, यहाँ पे आपका होता है। अब सिक्किम में आ जाता है रिंग चुमा चुफाट, अभी जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था, इसके हमने गुणगान किए थे कि भाई ये कंचनजंगा के सम्मान में होता है। चम नृत्य कैसे कर रहे थे बौद्ध भिक्षु, सिकमारी, सिंघी चाम, है ना, स्लो लायन, याक चाम, यानी जितने भी चाम वाला है जैसे देखे आप आ जाना सिक्किम के अंदर लगभग, है ना। इसके अलावा खुकरी नाच, खुकरी, खुकरी जो है ना एक प्रकार का हथियार होता है चाकू के जैसा, जो नेपाल में काफ़ी प्रचलित है ना, खुकरी, है ना। इसके अलावा चटनी नाच भी होता है। मारूनी नृत्य अभी आपने देखा, मैंने बताया नेपालू समुदाय के लोग असम में भी कर लेते हैं, सिक्किम में भी कर लेते हैं, नेपाल में भी कर लेते हैं, दसैन फेस्टिवल के अवसर पे नेपाल में होता है। चलते आगे। प्रसिद्ध आत्मकथा अमर जीवन के लेखक लेखिका कौन है? अमर जीवन, अब जो बच्चे बंगाल असम से हैं उनको अच्छे से समझ में भाषा आ रहा होगा। ये अमर जीवन बांग्ला भाषा में रास सुंदरी देवी के द्वारा लिखा गया है। रास सुंदरी देवी इंडिया में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने वाली प्रथम लेखिका हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आवत है। ठीक है भैया, ध्यान रखियो। अमर जीवन बंगाली भाषा में 1876 में रिलीज हुआ था। यह किसी भारतीय महिला के द्वारा लिखा गया पहली आत्मकथा है। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा लड्डू के जैसा परोसे तो बांग्ला भाषा के प्रथम आत्मकथा लिखने वाली महिला ये भी हो जाएगा आपका कौन? रास सुंदरी देवी, क्योंकि पूरे इंडिया में ही पहला है तो बंगला कहाँ से, मतलब बंगाली कहाँ से है? विदेश से। चलते हैं आगे। इनके अलावा पाथेर पंचाली के लेखक कौन है भाई? पाथेर पंचाली के लेखक, पाथेर पंचाली के लेखक हैं आपका विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ये भी आपका बांग्ला भाषा का जो है कृत्य है, पाथेर पंचाली। इनके अलावा भारत में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला आशापूर्णा देवी, ये भी बांग्ला भाषा में ही लिखी थी और इनके जो कृत्य है उनका नाम है प्रथम प्रतिश्रुति, जो मैंने पास्ट में भी बता रखा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष कौन है? जे शंकर कुरूप है, जो मलयाली भाषा के लिए प्राप्त करे थे। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सन्यासी विद्रोह से संबंधित जो ग्रंथ है जिनका नाम है आनंद मठ, यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि आनंद मठ किस विद्रोह से संबंधित है, तो आप कहते हो श्रीमान जी सन्यासी विद्रोह से। इनके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये बंगाली भाषा में लिखी गई है और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इन्हीं पुस्तक से प्रेरित है, आनंद मठ से। इनके अलावा अमार सोनार बंगला, ये जो है राष्ट्रगान है कहाँ का? बांग्लादेश का। अब पता नहीं रखेंगे क्यों नहीं रखेंगे, लेकिन अब तक है। ठीक है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा बांग्ला में लिखा गया है। बंगाली गद्य के जनक किसे कहा जाता है? कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, जहाँ तक एग्जामिनर सोचता है वहाँ तक शायद मैं भी सोच लेता हूँ। ठीक है, आप मानो तो अच्छा है, नहीं मानो तो और अच्छा है ना। बंगाली गद्य का जनक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है ना। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है।
है? आधुनिक नृत्य का जनक उदय शंकर को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने आधुनिक शब्द लगा के जो भी क्वेश्चन बन सकता है बनाया और उनका आंसर भी बताया है। बाद बाकी जो इंडिया में मैन है, टाइगर मैन, मिसाइल मैन, रॉकेट मैन जो भी है उनको मैंने पहले ही बता रखा है। कैलाश सांखला आपका टाइगर मैन है, रॉकेट मैन आपका कौन हो जाएगा? के सिवन हो जाएगा, मिसाइल मैन आपका कौन हो जाएगा? APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा, राजेंद्र क्या है? जल मैन है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा बाद बाकी माउंटेन मैन माझी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं। क्या बोलते भैया? जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सत्यशोधक समाज के फाउंडर ज्योतिबा फुले ने एक किताब लिखी, इनका नाम है गुलामगिरी। ये मराठी भाषा में लिखी गई थी। सत्यशोधक समाज जो है 1873 में एस्टेब्लिश हुए थे महाराष्ट्र के अंदर। चेतन भगत की पुस्तक 5 पॉइंट समवन के ऊपर कौन सा पिक्चर बना है? फरहान रेंचोदास और क्या भैया? राजू, ठीक है, 3 इडियट। इनके अलावा द लाइफ ऑफ पाई, ये एन मार्टल की उपन्यास है जिसके ऊपर आपने एक पिक्चर देखा होगा, लाइफ ऑफ पाई, जिनमें इरफान खान साहब का छोटा सा रोल है। बाद बाकी एक बच्चे का स्ट्रगल दिखाया है जो महासागर के बीच फंस जाते हैं। इसके अलावा माई लाइफ अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की किताब है, इन्हें ध्यान रखेंगे। और मेन कैंप ये हिटलर की किताब है ना। जैसे यहाँ पे आमोर जीवन का हिंदी में क्या होगा? माई लाइफ होगा, है ना। मेन कैंप भी उसी प्रकार से। तो मैंने एक जगह दिखा दिया, क्या कुछ बुरा किया सर? बुरा किया तो माफ़ करना भैया। इनके अलावा वह दर जिस पर कोई भी कमर्शियल बैंक या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसी तरह का ऋण नहीं दे सकते, उसके नीचे होना चाहिए। एक सेकेंड, वह दर जिस पर कोई भी कमर्शियल बैंक या अनुसूचित बैंक किसी भी तरह का ऋण नहीं दे सकते उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे एक चीज़ जोड़िएगा नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। वह दर जिसके नीचे, जिसमें क्या लगा दिया? जिसके नीचे है ना, जिसके नीचे या जिससे कम लिख दीजिएगा, जिससे कम, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा दर जिस पे आपके कोई भी कमर्शियल बैंक उससे कम पे आपको लोन नहीं दे सकता है, उससे क्या कहा जाता है? उससे बेस रेट कहा जाता है। एक्चुअली हम लोग जो है बैंक में लोन लेते हैं वो बेस रेट के अनुसार लेते हैं, न कि बैंक दर के अनुसार लेते हैं। बोलचाल के भाषा में हम लोग भी बैंक दर कह देते हैं, लेकिन बैंक रेट जो है ओनली रिजर्व बैंक के संदर्भ में ही यूज किया जाना चाहिए। ठीक है भाई, ये बोलचाल अलग है, एग्जाम में अलग है, इसीलिए बेस रेट ध्यान रखेंगे। बेस रेट पे हमें लोन मिलता है कमर्शियल बैंक से। इसके अलावा या फिर दूसरी बात कि भाई रिजर्व बैंक ने एक नियम बनाया है कि कोई भी आदमी, कोई भी बैंक जो है बेस रेट के नीचे किसी को लोन नहीं देगा। एक यूनिटी है, जैसे एक मार्केट में आप बैठे हो और 5 आदमी प्याज बेच रहा है ना, तो एक यूनिटी रहता है कि भाई 30 रुपये से कम किसी हाल में नहीं बेचना है। तुमको अधिक लाभ कमाना है, तुम 40 में बेचो, लेकिन 30 से कम नहीं बेचना, ठीक है। तो वैसे ही है ना, जैसे सैलून में आप यूनिटी देखोगे कि भाई दाढ़ी कटने का प्राइस फिक्स होता है, उससे कम कहीं नहीं है। वैसे ही समझिए यहाँ पे, है ना, समझाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है रे। चल, इनके अलावा आगे, इसके अलावा बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या है? बैंक दर वह दर है जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी अन्य बैंक को, है ना, लोन प्रोवाइड कराता है। इसका मतलब बैंक दर पे ब्याज कौन कमाता है? तो बैंक दर पे ब्याज कमाता है आपका RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया के केस में, दूसरे देश के केस में उनका जो मतलब होगा केंद्रीय बैंक, वो कमाता होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन निकल के आई है पास्ट के अंदर कि बैंक दर कब बढ़ाता कब घटाता, कब बढ़ाता कब घटाता, कौन? RBI, ठीक है। एक सेकेंड, तो इसका सीधा सीधा जवाब है ना, कि जब आपका मुद्रा का प्रसार बढ़ जाता है तो रिजर्व बैंक बैंक दर को क्या करता है? घटा देता है। बैंक दर को बढ़ा देता है, माफ़ कीजिएगा, मुद्रा संकुचन हो जाता है तो घटा देता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलते हैं आगे। इसके अलावा रेपो रेट, रेपो रेट क्या है? वह रेट है जिस पे, जैसे अभी आपने ऊपर में बैंक दर को समझा कि भाई ब्याज की वसूली कौन कर रहा था, तो RBI। रेपो रेट में भी सेम ब्याज की वसूली RBI ही करता है। तो फिर बैंक दर और रेपो रेट बनाने की क्या ज़रूरत थी? दोनों एक ही से काम नहीं चल जाता? सर चल जाता था, लेकिन क्या हुआ कि बैंक दर जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको ऋण देता है, ठीक है भाई, और जो रेपो रेट है ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए ऋण देता है। यहाँ से एक क्वेश्चन सेम टाइप का आपके एग्जाम में आता है कि कोई भी सदस्य देश को कौन सी संस्था लॉन्ग टर्म के लिए ऋण देता है? तो जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, वो अपने सदस्य देशों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। वहीं पे जो आपका IMF है ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। एक सेकेंड,
तो यहाँ पे सेम चीज़ आपने देखा, बैंक दर और रेपो रेट में क्या है, तो बैंक दर आपका लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं, जबकि जो आपका रेपो रेट के अनुसार अगर लोन देते हैं तो कम समय के लिए देते हैं। ठीक है भैया। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट, अब रिवर्स रेपो रेट में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे से रिवर्स रेट और आपका बैंक रेपो रेट और बैंक दर समझ गए थे, पीडीएफ वाले बच्चे को पीडीएफ देना था इसीलिए रुक गए थे, है ना। तो रिवर्स रेपो रेट जो है ये क्या होती है कि रिवर्स रेपो रेट में अभी आपने देखा रेपो रेट के अंदर आरबीआई देते थे एसबीआई को लोन, अब क्या करता है आरबीआई लेता है एसबीआई से लोन, किस में भैया, रिवर्स रेपो रेट के अंदर, जब विषम परिस्थिति होती है आरबीआई के पास। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठा है पास्ट में कई बार और उठते रहेंगे, क्योंकि ये जागरूकता फैलाने वाली क्वेश्चन है कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब रिवर्स रेपो रेट में ट्रिपल आर है ना, रिवर्स रेपो रेट में जब इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, तो मुद्रास्फीति पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसको मैंने भाषा रूप में कई बार समझा चुका है, लेकिन आज मैं आपको लिखित रूप में यहाँ पे लेकर के आया हूँ। मुद्रास्फीति घटती है सर जब ट्रिपल आर बढ़ती है, यानी रिवर्स रेपो रेट बढ़ती है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए गांव का साहूकार है बहुत बड़ा और एक गांव का रिक्शा चलाने वाला आदमी है। देखिए इंसान के अंदर दिल तो बहुत मतलब नॉर्मली होते हैं सबके अंदर, लेकिन व्यापार में जाने के बाद दिल बदल जाता है। ठीक है, तो आप जो है उस बड़े आदमी आपसे पैसा मांग रहा है कि भाई दो ना, और एक रिक्शा चलाने वाला पैसा मांग रहा है ना, तो आप किसको पहले देना पसंद करोगे, रिक्शा चलाने वाले को। अगर आप शुद्ध व्यापारी हो ना, आज के ज़माने में लाभ कमाना चाहते हो, क्योंकि बैंक वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह जो है वो हर हालत में लाभ कमाना चाहता है, तो इस रिक्शा वाले को आप नहीं दोगे, आप 2 मिनट के लिए बैंक वाला समझ लो, फिर बड़का आदमी को दोगे। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, इसका मतलब अब रिवर्स आरबीआई जो है इस पे रिटर्न ज़्यादा देगा, किसको, एसबीआई या फिर कोई भी कमर्शियल बैंक को जिनसे ये लोन लेगा। तो ये बैंक क्या सोचता है, अरे यहाँ पे तो 100% सिक्योरिटी है, इनको दे दो, और चूंकि ये भी अल्प समय के लिए होता है तो तुरंत लाभ कमा लेते हैं कमर्शियल बैंक, इनके पास अधिक से अधिक पैसा जमा करके। और जैसे ही अधिक से अधिक पैसा कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा करेगा तो बाहरी आदमी को लोन जो है आसानी से नहीं मिलेगी उस समय, इसीलिए मुद्रास्फीति रुक जाती है। ठीक है भाई, समझ गए कि नहीं समझ गए। मुद्रास्फीति क्या होती है, महंगाई होती है, पैसा ज़्यादा है सामान कम है तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है, और जब लोने नहीं आदमी को मिल रहा है तो जेब में नोट नहीं रहेगा, सामान कम खरीदेगा, मुद्रास्फीति रुकेगी। नोट नहीं रहने का कारण क्या है, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक था ये तो अपना अधिकाधिक पैसा जो है आरबीआई के अंदर लगा दिया है, किस लिए, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया गया है। समझ में आया कि नहीं आया। इसके अलावा CRR क्या होता है, यही चीज़ लिखा है जो मैंने बताया है। इसके अलावा CRR कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या होती है कि सभी व्यापारिक बैंकों को जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना होता है, तो इसे क्या कहते हैं, CRR कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। एक SLR होता है, SLR क्या होता है भाई, SLR जो भी बैंक है व्यावसायिक बैंक, उसको ना एक निश्चित राशि तरल के रूप में रखना होता है, तरल मतलब कैश के रूप में रखना होता है या प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, जैसे आप किराना की दुकान कर रहे हो है ना, तो छुट्टा पैसा आपको रखना होगा, न कि कस्टमर आपके लिए छुट्टा लाला के आएगा कि भाई 5 का सामान लिया और 100 का नोट दिया तो 95 रुपया ढूंढ के आपको देने आएगा। आपका हक बनता है कि उसे छुट्टा देना आपका कर्तव्य है। उसी प्रकार से आप देहाती भाषा में इसे समझ सकते हैं कि जो भी कमर्शियल बैंक है उनके पूरे जमा पूंजी का कुछ अंश जो है तरल के रूप में रखना अनिवार्य है, इसे हम कहते हैं SLR। ठीक है भाई। इनके अलावा भारत की पहली महिला जिन्होंने वीरता पदक प्राप्त की है ये है दीपिका मिश्रा। कौन है भाई, दीपिका मिश्रा मैडम जो है वीरता पदक प्राप्त की है। लद्दाख में सेवा की पहली महिला अफसर ये आपका गीता राणा है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर ये आपका लॉयंस जो है मंजू है। इनके अलावा हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस बनने वाली प्रथम महिला कौन थी भैया, लीला सेठ। कहाँ की बनी थी, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, अब ये हमारे बीच नहीं है, इनका भी निधन हो चुका है ना। इनके अलावा JNU जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है आपका, वहाँ पे पहली महिला कुलपति कौन बनी थी, शांति श्री धूलपुरी पंडित। इनका नाम क्या है, शांति श्री धूलपुरी पंडित। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्षा माधवी पुरी बुच्च। IOC की प्रथम महिला अध्यक्षा PT उषा मैडम, इन्हें ध्यान रखेंगे। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है, ज्योति शर्मा।
वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। कब चली थी वंदे भारत एक्सप्रेस भाई? पहली बार इंडिया में 2019 के अंदर, बनारस से दिल्ली। इटली के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी पहली बार पूरे दुनिया में? श्रीमावो भंडारनायके। कहाँ की बनी थी? श्रीलंका के अंदर बनी थी। ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किन्होंने प्राप्त की? तो मनु भाकर मैडम ने प्राप्त की। कौन से खेल खेलती है? शूटिंग खेलती है। और कौन सी मेडल प्राप्त की है? ब्रांज मेडल प्राप्त की है। इनके अलावा निम्नलिखित में से किस संधि के हस्ताक्षर के साथ दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ था? तो मंगलूर की संधि के तहत। यहाँ पे जितने भी आंग्ल मैसूर युद्ध है या फिर आंग्ल मराठा युद्ध है, इसको आप समझ लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बिना बताए दाग देता है एग्जामिनर। आइए समझते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1767 से 69 के बीच में हुआ था। इनमें नेता कौन थे? तो हैदर अली। हैदर अली का जन्म भी पूछा जाता है 1722 में, है ना? कहाँ पे? मैसूर के अंदर हुआ था। 1761 में हैदर अली शासक बना था। और हैदर अली जो पहला वाला आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, उसमें अंग्रेजों को हरा दिया था, बाहबीर। उसके बाद दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध फिर से होता है 1780 से 84। अंग्रेज शांत थोड़ी बैठने वाला है ना? तो भैया फिर से युद्ध होता है। उसमें अंग्रेज कौन रहता है? नायक आयरकूट नाम रहता है इसका, आयरकूट। इसके पीछे सर लिखा होता है, मैंने सर को स्किप कर दिया है ना? तो इनका नाम आयरकूट होता है। इन्होंने क्या करते हैं? हैदर अली को परास्त कर देते हैं और हैदर अली की मृत्यु सेकेंड, है ना, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में हो जाता है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में, है ना, कौन विजय हुए थे? तो हैदर अली। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुए थे? तो आयरकूट, है ना? इसके अलावा हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था? तो सेकेंड वाली में हो गया था। अब सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध ऐसा है कि हैदर अली के मरने के बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान ने भी भाग लिए थे। ठीक है भाई? तो किस वाले युद्ध में 2 नायक रहे थे? हैदर अली और टीपू सुल्तान। 4 गो हुआ था तो दूसरे वाले में। ठीक है भाई? क्योंकि मर गए तो फिर ये आ गए थे लड़ने के लिए। इस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? बैरन हैंगस्टस। बैरन हैंगस्टस, है ना, ये थे। इसके अलावा मंगलूर की संधि सेकेंड वाला में हुआ था, जैसा कि इस क्वेश्चन का बेस भी है। इनके अलावा तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग देखेंगे। तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था। टीपू सुल्तान इनके नायक थे, क्योंकि हैदर अली अब दुनिया में नहीं है। इसके अलावा इस समय अंग्रेज कर्नवालिस थे। टीपू की पराजय हो जाती है थर्ड वाली में, यानी टीपू को एक बार भी सफलता हाथ नहीं लगती है। दोनों आंग्ल मैसूर युद्ध में भाग लिए थे, दूसरा, तीसरा और चौथा में। ठीक है? तो दूसरा में भी नहीं लगता, तीसरा में भी नहीं लगता, चौथा में तो मृत्यु ही हो जाती है। ठीक है? श्रीरंगपट्टनम की संधि आपका तीसरे वाले में हुआ था कैप्टन मीडोस के साथ, और दूसरा में कौन था अंग्रेजवा? आयरकूट था, है ना? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होती है? 1799 में। इसमें अंग्रेज कौन रहते हैं? लॉर्ड बेलेजली। ये भाई सहायक संधि के जनक कहलाते हैं, लॉर्ड बेलेजली, है ना? टीपू सुल्तान की मृत्यु यहीं पर हुआ था। कहाँ पे भैया? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के अंदर। इसके अलावा मराठा युद्ध देख लेते हैं। प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 तक सूरत के संधि के तहत 1775 के अनुसार शुरू हुआ था, है ना? और सालावाई के संधि 1782 के तहत समाप्त हुआ था। यहाँ पे सही से आइएगा। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 चला था, जो सूरत के संधि 1775 के अनुसार स्टार्ट हो गया था। ठीक है? और 1782 में वो संधि होता है जिसका नाम है सलवाई की संधि। सलवाई की संधि, पुरंदर की संधि, बेसिन की संधि, ये आपको डायरेक्ट ईस्वी डिमांड करता है एग्जामिनर। ठीक है? तो सलवाई की संधि 1782 के तहत समाप्त हुआ था। कौन सा युद्ध भैया? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल कहने का मतलब अंग्रेज से रखिएगा। इसके अलावा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी होती है, 1803 से 6 तक चलती है, और ये बसीन की संधि होती है। इसमें किस मराठा के साथ होता है भाई बसीन की संधि? अच्छा क्वेश्चन। तो ये आपका बाजीराव सेकेंड के साथ होती है। ठीक है भैया? ध्यान रखेंगे, अंग्रेज उस समय जॉर्ज कार्ला था, जॉर्ज बार्लो माफ कीजिएगा, कार्ला की तो गुफा है वहाँ पे महाराष्ट्र में। इनके अलावा पहले खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में कुल कितने खेल शामिल थे? तो पहले खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में जो हुआ था उसमें 18 गेम शामिल थे। याद करने के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी 1951 वाला जो आपका पहले एशियाई खेल हुआ था उसमें कितने खेल शामिल थे ये आपसे पूछ दिया गया है। तो यहाँ पर हमने इसको इसी फॉर्म में डाला है ना? पहले खेलो इंडिया यूथ गेम खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से 2018 में दिल्ली से कराए गए थे, है ना? इनके अलावा उसमें जो है विजेता कौन रहा था? तो आपका विजेता रहा था हरियाणा, उप विजेता रहा था महाराष्ट्र। यहाँ पे 6 बार की खेलो इंडिया यूथ गेम के चार्ट दिए गए हैं
हैं कि विजेता उपविजेता कौन रहेगा। आप इसे एनालाइज करेंगे तो 4 बार महाराष्ट्र जीत चुके हैं, 4 बार महाराष्ट्र जीत चुके हैं। यहाँ पे देखिए 4 बार महाराष्ट्र जीत चुके हैं और 2 बार हरियाणा जीत चुके हैं, है ना। 4 बार महाराष्ट्र और 2 बार हरियाणा, टोटल कितने बार हुए? 6 बार हुए हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जो सेकेंड वाला आपका खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ 2019 में पूना में, वहाँ पे स्कूल वाला शब्द जो था ना, पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से शुरू हुआ था, तो स्कूल को हटा के यहाँ पे यूथ शब्द का इस्तेमाल होने लगा, जो आज भी हो रहा है। इनके अलावा 2023 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 वाली 24 में कराया गया है, शुरुआती 24 में, ये तमिलनाडु में आयोजित करवाए गए हैं। इस प्रतियोगिता में पहली बार स्क्वैश खेल को शामिल किया गया है, ठीक है भाई। साथ ही साथ तमिलनाडु के घरेलू मार्शल आर्ट फॉर्म जिनका नाम शिवलंबम है, इनको प्रदर्शनी खेल के तौर पर रखा गया था। प्रतियोगिता में कुल 26 खेल को शामिल किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वीं संस्करण जो 2023 में कराए गए थे, हालांकि ये 2022 वाला है, ठीक है, 2022 वाला है, 2023 में कराए गए थे। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के 8 शहर में कराया गया था। और यहाँ से अभी CHSL ने क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किस शहर में नहीं कराया गया था, तो ये 8 शहर आपको याद रखना पड़ेगा ना जी, है ना। तो ये कौन कौन से हैं? भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उज्जैन, महाकालेश्वर, महेश्वर, मंडला, बालाघाट, ये 8 वो शहर हैं जहां पे 2023 वाला, है ना, खेलो इंडिया यूथ गेम वाला खेल कराए गए थे, है ना। और जो 2023 में यानी जो MP में हुआ था, वहां पे पहली बार कौन से खेल को जोड़ा गया था? तो कैनोइंग, कैनोस्लम, फेसिंग खेल, ये जल से संबंधित खेल होता है, इनको ऐड किया गया था। 2024 में स्क्वैश को ऐड किया गया है। 1951 में हुए पहले एशियाई खेल में कुल 6 गो खेल शामिल थे और कुल 11 गो देश शामिल थे। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के अंदर हुआ था, और यहाँ से स्टार्टिंग ही हुआ था एशियाई खेल का, जो है ये शुरुआती इवेंट था। इनके अलावा भारत दूसरी बार एशियाई खेल का मेजबानी कब किए थे? 1982 में किए थे। कहाँ पर ही हुआ था ये खेल? दिल्ली के अंदर ही हुआ था। पिछला वाला 2022 में कहाँ पे? चाइना के अंदर हुआ था, और अगला वाला 2026 के अंदर जापान के अंदर होगा। इनके अलावा बीच वॉलीबॉल में मैदान की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है? तो 2:1 होता है। वॉलीबॉल में मैदान की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होता है। बीच वॉलीबॉल में 2-2 मीटर घट जाता है ना, 16 मीटर और 8 मीटर हो जाता है। तो किसी भी हाल में दोनों का रेशियो 2:1 है। ये मैं मौखिक रूप से पहले भी बता चुका हूँ, आज यहाँ पे प्रैक्टिकली रूप से या लिखित रूप से बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में छाप पाऊँ, ठीक है भाई। तो ये 2:1 के रेशियो में इनकी जो है डायामीटर होते हैं मैदान की, किसकी? वॉलीबॉल के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ मैंने बताया 16 मीटर 8 मीटर हो जाता है। बीच वॉलीबॉल मतलब जल के किनारे खेलने वाली। पुरुष वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर, महिला वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई 2.24 मीटर होती है। और दोनों ही हाल में वॉलीबॉल के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। खो खो के अंदर कितना बताया है? 12, लेकिन एक्टिव खिलाड़ी कितने रहते हैं? 9। कबड्डी के अंदर कितने बताए हैं? 12, लेकिन एक्टिव खिलाड़ी कितने रहते हैं? 7, है ना, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा वॉलीबॉल खेल में वॉलीबॉल की जो परिधि होती है 65 से 67 सेंटीमीटर तथा वजन 260 से लेकर 279 ग्राम, यानी 280 ग्राम नहीं होना चाहिए, 279 ग्राम तक ही जो है मान्य है बॉल के वजन। इनके अलावा वॉलीबॉल में इस्तेमाल होने वाले बॉल की व्यास 20.7 से 21.3 मीटर तक होती है। वॉलीबॉल की प्रमुख प्रतियोगिता इंदिरा प्रधान ट्रॉफी इंडिया में चलते हैं। इनके अलावा वॉलीबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्द ब्लॉकिंग है, अटैक हिट है, डिफेंस है, स्मैश है ना, अंडर हेड है, अंडर आर्म होता है ना, एक बॉलिंग लोग करता है क्रिकेट में, वैसे ये अंडर हेड है, इसे ध्यान रखें। इनके अलावा अगला प्रश्न है, पुखरामवम रिम्पा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है जिसे वर्ष 2023 के लिए बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? DVI करेंगे क्योंकि ये अवार्ड ज़्यादा प्रचलित नहीं है कि आदमी सब याद कर ले। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो आप मेरिट में आने लायक हो जाओगे, क्योंकि मेरिट में वही बच्चा आता है जो जनरली क्वेश्चन को स्किप करते हैं बच्चे और जो बना जाए आप, है ना। तो भैया ये P रिम्पा देवी कह सकते हैं इसे, या फिर पूरा नाम याद रखने के लिए पुखरामबम रिम्पा देवी। ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है जिन्हें 2023 में बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड से सम्मानित करा गया है। बाद में इन्हें बड़े बड़े अवार्ड भी मिलेंगे। युवा कहने का मतलब शुरुआती स्टेज में, आप समझ रहे हैं ना। चलते हैं आगे। वर्ष 2023 के लिए सुनीता महतो को छौ के लिए, देवाशीष पटनायक ओडिसी के लिए भी बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड से सम्मानित करा गया है। तो ये नए नए चेहरे का नाम जरूर याद रखिएगा। मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकारों में देवजानी चलिहा, अमला शंकर, सिंहजीत सिंह, उर्मिका माइबम, नयन सखी देवी, है ना। इनको ध्यान रखिएगा। जो सब जानते हैं वो तो कर ही लेंगे, जो नहीं जानते हैं वो भी पूछे तो कर लेना, ठीक है भाई। इनको जरूर ध्यान रखिएगा। इनके अलावा
मणिपुरी नृत्य में यहाँ से मैंने अपना पेपर कटिंग कर लिया है टॉपिक वाइज हवाले से। तो यहाँ पे मणिपुरी नृत्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। इस नृत्य में कलाकार दर्शकों से नज़र नहीं मिलाते हैं, चेहरा का भाव अति आनंदित नहीं रखा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं और नज़र भी नहीं मिलाते हैं किस नृत्य में, मणिपुरी नृत्य में। इसी प्रकार से इनके जो कलाकार हैं, सबसे पहले झावेरी बहन, दर्शना, नैना, सुवर्णा आ जाते हैं, साथ ही साथ सिंह सरनेम आते हैं, और ऊपर जो मैं कुछ गिने चुने नाम बताया, देवजानी चलिहा हो गया, सिंहजीत सिंह हो गया, है ना, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। जोगई और चोलम मणिपुरी नृत्य के 2 पार्ट हैं, जैसा कि मैंने ऊपर भी जहाँ पे नट नृत्य बताया था वहीं पे बता दिया था। इसके अलावा गुरु अमूबी सिंह, है ना, ये काफ़ी पॉपुलर है, और गुरु विपिन सिंह, ये दोनों काफ़ी पॉपुलर हैं आपके मणिपुरी नृत्य में। ठीक है, इनके अवार्ड दिए गए हैं कि पद्मश्री कब मिला, संगीत नाटक कब मिला। ठीक है, चलते हैं आगे। इनके अलावा भारत में स्थित प्रमुख मंदिर तथा उनसे संबंधित प्रमुख राजवंश के साथ मिलान कीजिए। अब भीतरगांव का मंदिर आप सभी जानते हैं कि भाई ये कानपुर के अंदर है और ये गुप्त वंश को रिलेट करता है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर ये पाल युग का मंदिर है, बंगाल में है। कंदरिया महादेव का मंदिर ये चंदेल युग से रिलेटेड है, और कैलाश नाथ मंदिर जो है ये राष्ट्रकूट वंश से समर्पित है या फिर संबंधित है। राष्ट्रकूट वंश से हो जाएगा कैलाश नाथ मंदिर। एगो कैलाश नाथ मंदिर साउथ में भी है जो फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों अलग अलग बात कर लेंगे, आगे चलते हैं। तो ये फिर आंसर यहाँ पे मिला के दिया है जैसा मैंने मिलाया है। यहाँ पे आइए, भीतरगांव का मंदिर कानपुर में स्थित है जो गुप्त काल से संबंधित है। भीतरगांव की मंदिर ईंट से निर्मित पुराने मंदिरों में से एक है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एलोरा का मंदिर निर्माण राष्ट्रकूट शासक श्री कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तथा दक्षिण भारतीय शैली द्रविड़ स्टाइल में बनाया गया है। देखिए, जैसा कि अपन याद कर लिए हैं कि भाई द्रविड़ शैली जो है ये साउथ इंडिया में है, नागर शैली जो है ये नॉर्थ इंडिया में है, तो महाराष्ट्र तो भाई वेस्ट इंडिया में लगभग आ जाती है ना। तो यहाँ पे जो है आपसे भूल ना हो, जब पूछेगा कि भाई कैलाश मंदिर का जो है आपका डिजाइन किस शैली में है, तो आप बताना द्रविड़ शैली का नमूना है। इनके अलावा तमिलनाडु स्थित कैलाशनाथ मंदिर जो है ये तमिलनाडु में जो है कांचीपुरम शहर में है। तो इनका निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। इससे पहले भी आपने कैलाश मंदिर देखा जो महाराष्ट्र वाला था, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम ने किया था। तो एक एक बात को सुलझा के रखना दादा, है ना। दादा एक बार सेलेक्ट हो जाओगे ना तो अपना ही आपका ही फायदा होगा, है ना। हमारी तो खुशी की ठिकाना न रहेगी, लेकिन आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जिंदगी ना अच्छे से कटेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत अमीर बन जाओगे, और सरकारी नौकरी एकमात्र पेशा नहीं है जी जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए। ठीक है, जिंदगी आप अन्य चीज़ों से भी व्यक्त कर सकते हो, लेकिन इंडिया में जो एक रवैया है कि अगर आपकी सरकारी नौकरी हो जाती है तो सबसे पहले तो आपकी इज्जत तिगुना बढ़ जाती है। जो आदमी बात नहीं कर रहे होते ना वो भी बात करते हैं, और शादी का कार्ड घर में आ जाता है, पता ही नहीं चलता कि अरे इनसे मेरी दोस्ती कब है यार। मैंने ऐसा फील किया है। तो आप भी ऐसा चीज़ फील करो, थोड़ा फ्रॉड फील करो। और सबसे बड़ी बात, जो वो चेहरा, जो वो आंखें आपके लिए तरस रहा है, वो सुनने के लिए कान तरस रहा है कि बेटा सेलेक्ट हो गया, उन पे थोड़ा सा काम करो भैया। ठीक है, और पढ़िए मन से, है ना। इनके अलावा जो ये आपका कैलाशनाथ का मंदिर है ये शिव को समर्पित यहाँ पर भी है। खजुराहो का मंदिर ये आपका मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने बनवाए थे। और इस मंदिर में जो आपका सबसे बड़ा मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर जो आपके ऑप्शन में दिया गया था, और ये पंचायतन शैली में बनाए गए हैं। साथ ही साथ नागर शैली का भी इस्तेमाल करा गया है। उड़ीसा स्थित लिंगराज मंदिर, इसका निर्माण ययाति केसरी ने करवाया था। इसका निर्माण कलिंगा शैली में हुआ है। ठीक है भाई, तो इसको एक अलग आपका नाम मिला, कलिंगा जहाँ मिल जाए, जहाँ बेसरा मिल जाए वो ध्यान रखेंगे। बाद बाकी साउथ और नॉर्थ को आप नागर और द्रविड़ से डिवाइड कर देते हैं। इनके अलावा तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर इसे ही कहा जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है, और इनका निर्माण राजराज चोला ने करवाया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर, इसका निर्माण भीम प्रथम ने करवाया था। ये आपका गुजरात के मेहसाना जिले में है। मोढेरा एक गांव का नाम है जो इंडिया में सौर ऊर्जा से संचालित पहला गाँव है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। और सौर ऊर्जा से संचालित पहला शहर आपका सांची है, इसे भी ध्यान रखेंगे। बाद में तट मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकेंड ने ही करवाया था। इसमें इसे 7 पैगोडा कहा जाता है। एक तो आपने ब्लैक पैगोडा सुना होगा। ब्लैक पैगोडा जो है ये आपका कोणार्क के सूर्य मंदिर यानी उड़ीसा वाले जो 10 रुपये की नोट पे आपका इस प्रकार से चक्र है ना का जो आपका छाप है ना, तो इसे कहते हैं ब्लैक पैगोडा। और 7 पैगोडा किसे कहते हैं, तो तट मंदिर को कहते हैं, जो आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। प्रति वर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? अभी एथलेटिक्स का समय चल रहा है भाई, है ना। तो ये 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये रेड क्रॉस दिवस क्या है भैया? रेड क्रॉस क्या है? चिकित्सा से संबंधित है। जेनेवा में इसका हेड क्वार्टर है।
है ना, और संस्थापक हेनरी ड्यूनांट है। यही हेनरी ड्यूनांट को ना पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में, याद रखेंगे, है ना, इन्हें भी याद रखेंगे, शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनके अलावा 8 मई को थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक प्रकार का बीमारी होता है। इनके अलावा 22 मई को आप क्या मनाते हो सर, तो जैव विविधता दिवस मनाते हैं आप 22 मई को। इनके अलावा 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस और 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 मई को क्या मनाते हैं सर, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आप पता है जो कलकत्ता वाला कांड हुआ है, इससे ये चीज़ भी, एक डॉक्टर डे और नर्स डे जरूर याद रखिएगा। इनके अलावा 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को बहुत ही हीनियस क्राइम इसे कह सकते हैं, है ना, बहुत ही, अब क्या ही बताएं, कभी कभी ऐसा मन करता है जैसे जाने दीजिए। 1 मई को मजदूर दिवस तथा महाराष्ट्र और गुजरात दिवस की जो है स्थापना दिवस भी मनाते हैं 1 मई को। 1960 ईस्वी के दौरान जो है गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग हुए थे। पहले महाराष्ट्र ही थे, वहाँ से गुजरात अलग हुआ था। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जो है 18 मई को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस दिवस के रूप में मनाते हैं। मैंने सिर्फ न्यूज़ देखा तो रूह कांप गए, जो झेला होगा उनके ऊपर क्या बीता होगा, बाप रे बाप। अगला प्रश्न है, स्वावलंबी सारथी योजना 2023 में किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो स्वावलंबी सारथी योजना जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया है। मैंने आपसे कहा है कि जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, जहाँ भी कोई अन्य पार्टी की सरकार है, वहाँ की जो भी योजना आपके लैमलाइट में आए उससे जरूर करके जाना, एग्जाम हॉल के अंदर आपसे पूछेगा, ठीक है भाई। तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया जाता है स्वावलंबी सारथी योजना। ये योजना क्या होता है कि जो भी आदमी बेरोजगार है कर्नाटक के अंदर, अगर वो टैक्सी वैक्सी खरीदता है जैसे मतलब भाड़ा कमाने के लिए, तो उनके ऊपर 50% जो है लोन की फैसिलिटी उपलब्ध कराती है सरकार, सिद्धारमैया की सरकार। कर्नाटक सरकार की अन्य प्रमुख योजनाओं में गृह लक्ष्मी योजना, अब गृह लक्ष्मी योजना स्पष्ट है कि महिला से संबंधित होगा। ज्योति योजना, शक्ति योजना भी महिला से संबंधित है जी, बस में ट्रैवल फ्री है ना। अब आंध्र प्रदेश सरकार भी कुछ ऐसे करने जा रही है। इनके अलावा इससे पहले हिमाचल प्रदेश ने ऑलरेडी कर रखा है नारी को नमन योजना के तहत। इनके अलावा कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है और राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, एस अब्दुल नजीर है। जैसे गुलाबचंद कटारिया असम से पूछा गया था, है ना, वैसे ही आपको यहाँ से गुलाबचंद कटारिया भी क्यों पूछा गया था, क्योंकि वो भी एक बार जो है काफ़ी अच्छे कृत्य की वजह से चर्च में आए थे। अब्दुल नजीर भी आपको पूछा जाएगा। अब्दुल नजीर साहब क्यों पूछे जाएंगे, क्योंकि जो आपका राम मंदिर बना है ना, जो सोमपुरा साहब उनके कौन है भाई, वास्तुकार है ना। तो ये राम मंदिर वाले जो पीठ बैठे थे जजों की, तो उनमें एकमात्र इस्लाम धर्म के ये न्यायाधीश थे अब्दुल नजीर साहब, तो इसीलिए ये भी पूछे जा सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश में वर्तमान में राज्यपाल हैं। इनके अलावा असम सरकार की प्रमुख योजनाओं में आएंगे अरुणोदय योजना, इसके 2.0 चलने लगे हैं। स्वनिर्भर नारी योजना, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना, ये सब असम सरकार के द्वारा चलाई जाती है। लद्दाख में विकलांग व्यक्तियों के लिए सब्सिडी के माध्यम से आर्थिक लाभ मुहैया कराने के लिए कुंसियोम योजना चलाया गया है। आशीर्वाद योजना, मोघर योजना, ये सब उड़ीसा में चलता है। पहल कार्यक्रम भी उड़ीसा में चलता है, पहल कार्यक्रम ध्यान रखेंगे, ये सब उड़ीसा का है। बाद बाकी भारत में केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों को जांच एवं बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है। ध्यान से सुनना, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसमें जो आपका चेयरमैन होता है, जो आपका अध्यक्ष होते हैं, ये कौन होते हैं, पीएम होते हैं। तो यहाँ भी दो चीज़ है, जैसे प्रेसिडेंट साहब आपका ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा को आर्टिकल 108 का प्रयोग करते हुए बुला तो लेते हैं, लेकिन इसका अध्यक्षता कौन करते हैं, इसका अध्यक्षता करते हैं स्पीकर। उसी प्रकार से जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है राष्ट्रपति साहब के द्वारा आर्टिकल 263 के अनुसार किया जाता है, लेकिन इसमें अध्यक्षता कौन करेंगे, तो पीएम करेंगे, ठीक है भाई। इनके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया है। साथ ही साथ सभी राज्य के सीएम या फिर जहाँ पे यूटी में सीएम है या फिर यूटी में उपराज्यपाल है, जो प्रशासक भी होते हैं, प्रशासक भी कहलाते हैं, तो ये सभी भी इनके सदस्य होते हैं, किसके, अंतर्राज्यीय परिषद के मेंबर्स होते हैं। जैसे आप नीति आयोग में देखते हो ना, सेम समझ लीजिएगा। इनके अलावा और दूसरी बात कि नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
1983 में गठित सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है। अब देखिए केंद्र राज्य संबंध से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, बच्चा एकमात्र भाग 11 याद कर लिया है, इतना से काम न चलबो, है ना भैया, तो कैसे काम चलेगा? तो आइए समझते हैं। देखिए केंद्र राज्य संबंध 3 प्रकार के होते हैं। एक तो विधायी संबंध होता है, विधायी से स्पष्ट है कि किस बारे में बात हो रही है। एक प्रशासनिक होती है और एक आपका वित्तीय संबंध होता है। ये 3 प्रकार का संबंध होता है केंद्र राज्य संबंध, तो एक ही नहीं होता। इन तीनों की अलग अलग व्यवस्था करी गई है आर्टिकल अलॉट करके, ठीक है भैया। तो आइए समझते हैं। संविधान के 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में दर्शाता है ना, कि आप कानून कैसे बना सकते हो, किस विषय पे कौन कानून बनाएगा। उसमें 3 प्रकार की सूची का उपबंध किया गया है, संघ सूची यूनियन वाला, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट और आपका स्टेट वाला सूची। सबसे अधिक विषय किसमें है? संघ सूची में है 100 में। समवर्ती में कितना रहेगा? कम है 52 है, और राज्य में कितने हैं? 61 है। लेकिन मैंने कहा था कि विशेष परिस्थिति में राज्य वाले सूची पे संघ भी कानून बना सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा था कि इन तीनों में अब तक जो चीज ऐड नहीं हो पाया, इन तीनों में अब तक जो चीज ऐड नहीं हो पाया, है ना, तो ये जो है, एक सेकेंड, अगला यहाँ पे मैं बता दिया 3 प्रकार के होते हैं, है ना। तो यहाँ पे केंद्र और राज्यों के संबंधों के जो है सरकारी आयोग में बता दिया, 1983 में गठित हुआ था। ये विधायी संबंध को रिलेट करता है। बाद बाकी विधायी संबंध में अनुसूची 7 में 3 प्रकार के उपबंध किए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इनमें जो चीज़ ना आए वो उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का, ठीक है। इनके अलावा संविधान के भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। भाग 11 के अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध तथा भाग 12 में आपका जो है जी वित्तीय संबंध की चर्चा करी गई है। तो ये तीनों बात जरूर ध्यान रखें, ठीक है, तीनों बात जरूर ध्यान रखें। हाँ, यहाँ पे बता दिए थे। इसके अलावा अनुच्छेद 275 के अनुसार संसद को इस बात का अधिकार है कि वह राज्यों को द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, इनमें से कौन सा व्यक्तिगत पुरस्कार नहीं है? इनमें से कौन सा व्यक्तिगत पुरस्कार नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनमें से जो है व्यक्तिगत पुरस्कार नहीं है, ठीक है भैया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी ये आपको एक यूनिवर्सिटी को दिया जाता है ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पे, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू हुआ था। यह सिर्फ खेल के प्रशिक्षक को ही दिया जाता है। 2023 के लिए जो मिला है, ये 5 आदमी आपको मिला है रेगुलर कैडर में और 3 आदमी को मिला है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट कैडर में। दोनों बात ध्यान रखेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए। ललित कुमार को कुश्ती में मिला है, डायरेक्ट आपसे उठा के पूछ देता है कुश्ती में 2023 के लिए किसे मिला है, तो आप कहेंगे ललित कुमार को। श्री RB रमेश को शतरंज में मिला है। श्री महावीर प्रसाद सैनी को पैरा एथलेटिक्स में मिला है। श्री शिवेंद्र सिंह को हॉकी में मिला है। श्री गिनेश प्रभाकरन देवरुखर को मलखंभ में मिला है। तो ये 5 आदमी को है जिन्हें 2023 में द्रोणाचार्य दिया गया। सबसे पहले ये सिर्फ कोच को ही दिया जाता है, किसी भी खेलते हुए खिलाड़ी को नहीं दिया जा सकता। अब देखिए लाइफ टाइम श्रेणी में 3 आदमी को दिया गया है 2023 के लिए, जसकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ के लिए, भास्करन कबड्डी के लिए, जयंत कुमार पूसीलाल टेबल टेनिस के लिए। तो ये 3 गो लाइफ टाइम अचीवमेंट में है और 5 गो रेगुलर श्रेणी में था। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत, अब ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं है, ये सिर्फ ध्यानचंद अवार्ड है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 से हुआ था, है ना, और खाली ध्यानचंद कहेगा तो 2002 से हुआ था। दोनों आपको ध्यान रखना है। तो जो ध्यानचंद अवार्ड है ये 2002 में स्टार्ट हुआ था। यह पुरस्कार अगर मान लीजिए आप संन्यास ले लिए फिर भी आप खेल भावना से जुड़े हुए हैं, आप मदद कर रहे हैं, खेल भावना को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, तो आपको यह पुरस्कार दिया जा सकता है। इसमें राशि की बात करें 10 लाख रुपया मिलता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है, एक प्रतिमा ध्यानचंद साहब का मिलता है और एक विशेष प्रकार का पोशाक दिया जाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि अभी CHSL ने एक क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार में जो है नगद राशि नहीं दी जाती है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत आपका 1991-92 में हुआ था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से। इस पुरस्कार का नामकरण जो आधुनिक है ये 2021 में किया गया, इनका नाम बदल के जो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। सबसे कम उम्र के प्राप्त करने वाले खिलाड़ी बने थे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा मात्र 18 वर्ष की उम्र में जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त कर लिए थे 2001 में। और पहली महिला थे आपके कौन भैया, आपका कर्णो मल्लेश्वरी, नहीं लिखी क्या, यहाँ पे लिखा है कर्णो मल्लेश्वरी सबसे पहले 1995 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त की थी, ठीक है भाई। 2008 में आगे चलकर यही अभिनव बिंद्रा साहब ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड जीते थे 10 मीटर वाली एयर शूटिंग में, है ना। इनके अलावा
इस पुरस्कार में कितने राशि दिए जाते हैं? तो 25 लाख रुपए राशि दिए जाते हैं। किसमें? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में। ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात हो रही है सर, ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये दिया गया है बैडमिंटन स्टार रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को, इधर लिखा है, इन दोनों को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुआ था। सर्वप्रथम यह अवार्ड भारत के फुटबॉल खिलाड़ी पीके बनर्जी को दिया गया था। ये भी क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था, ठीक है। इनके अलावा 1961 में कुल कितने पहली बार में बांटे गए थे अर्जुन अवार्ड? तो 20 गो। और अभी जो 2023 के लिए अर्जुन अवार्ड बांटे गए हैं ये 26 गो बांटे गए हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था? अभी आपको 24-25 का नहीं पूछेगा, अभी आपको 23-24 का ही पूछेगा। 6.8%। वित्तीय वर्ष 23-24 में GDP विकास दर वास्तविक आधार पर अगर पूछेगा तो खाली 6%, और ये वास्तविक आधार न लिखा हो, खाली पूछे कि 23-24 के दौरान भारत की GDP विकास दर कितनी अनुमानित है, तो 6.8%। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा 5.9% रखा गया है, और जो राजस्व घाटा है ये 2.9% रखा गया है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, ये सब मैंने, घाटे की बजट क्या होता है, गिफन वस्तु क्या होता है ना। इसके अलावा और भी बताए थे जो है ना, तो सबका फार्मूला पहले ही बता दिया ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। कई बार बताएं, एक बार नहीं। इनके अलावा वर्ष 2022-23 के लिए GDP विकास दर 8 से 8%, 8.5 के बीच में रहने का अनुमान है। 2023 तक भारत की फर्टिलिटी 2.1 हो गई है। देखिए भारत की फर्टिलिटी जो आपका प्रजनन दर है ये पहले 2004 तक 2003 तक थे जनगणना 2011 के अनुसार, लेकिन ये 2023 के अनुसार पूछा भी गया है और फिर से पूछेंगे तो 2.1 मारना है। इसी प्रकार से जो जनसंख्या है, हालांकि जनगणना का पूरा डाटा बाहर नहीं आया, लेकिन जनसंख्या संयुक्त राष्ट्र संघ को रिलेट करके पूछ देता है कि कितना है इंडिया का, तो बोलिएगा 142 करोड़ से आगे जो ऑप्शन रहेगा वो मार दीजिएगा, 142 से 143 करोड़, है ना। इसके अलावा 2023 तक GST टैक्स पेयर की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 1.14 करोड़ पहुंच गई है, ये ध्यान रखेंगे। और जो प्रधानमंत्री जनधन खाता है वो 52 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई है, ध्यान रखिएगा। ये सब आंकड़े पूछ देते हैं। वर्तमान समय में भारत क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अगर इस शब्द को डिलीट करें तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, यानी नेट जीरो, और 2047 तक हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है। तो ये थे दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सर।